बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मेरहीलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस इलाके में या जिस यूटी में या जिस रियासत में कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल ना हो, वहाँ की सरकार और फिर मरकज़ी सरकार ये दावा करे कि वहाँ पर तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा और तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी, ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल ये मामला ठीक उस वक्त आता है जब यहाँ की जो मिनरल्स है या उसके साथ साथ इसकी जो एक्सट्रैक्शन है उस पर पाबंदी आयद होती है और उसके बाद ऑक्शन के ज़रिए ये ठेके गैर रियासती या गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए हैं। और उसके बाद जहाँ रेत की गाड़ी 6,000 में मिलती थी, अब वही रेत की गाड़ी 18,000 तक पहुँच गई है। और जब रेट्स बढ़ गए तो उसके बाद डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड कम हो गई तो जो रफ्तार है तरक्की की वो रुक गई। और आज इसी रफ्तार को पकड़ते हुए अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ अच्छा तरक्याती ग्राफ को बढ़ाया जाएगा, वहीं पर जम्मू कश्मीर ही पीछे चली गई है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि जो ऑक्शन उस वक्त हुआ था वो गैर कानूनी हुआ था, वो इस वजह से कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर रखा गया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जब से यह ऑक्शन सिस्टम जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया, गैर रियासती लोगों को दिया गया, उसके बाद 2.5 लाख के करीब जो लोग इसके साथ इस सनत के साथ वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग करने से जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है। और इन ख्यालात का आज इजहार आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बर्निंग इशू जो दोनों खितों में जम्मू और कश्मीर में हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो है शॉर्टेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिससे आप शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के जरिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था, ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। हमारे 2 मसले हैं इसमें। एक जो आउटसोर्सिंग की गई है, जो हमारे पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। दूसरा, जो लोग इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो मजदूर हैं जो रेत निकालते थे, चाहे वो किश्ती वाहन थे, बड़े बड़े किश्तियाँ थी, या चाहे वो आपके टिपर वाले थे, चाहे ट्रैक्टर वाले थे, चाहे ऑटो वाले थे जो इसके साथ थे, तकरीबन 2-2.5-3 लाख लोग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में इनके साथ मुंसलिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए।
चलिए, आपने देखा कि किस तरह से रेत, बाजरी और बाकी मिनरल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के हवाले से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से भी बात की है। जहां मरकज में आज जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से बजट का ऐलान या उसको पेश करने का ऐलान ही हुआ था, तो उससे पहले ही सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ और खासतौर पर दाखिला वजारत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और ये एक्सपेक्टेशंस बजट को लेकर इस कदर है कि उन्हें लगता है और उन्हें यह तवक्का है कि इस बार 30 से 40% का इजाफा बजट में किया जाएगा, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 370 से हटाकर अब यूटी में शामिल करने के बाद यही कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की का नया दौर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की के दरवाजे खोले जाएंगे। आज तो अभी बजट की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है जो हालात हमारे हैं और जो हम सुन रहे हैं रोज़ वज़ीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर साहब से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 30 से 40% का इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि जो ये ख्वाब हमें दिखाया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का बूम हो जाएगा, और जो हमारी हालत है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोड सेक्टर को ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई के सेक्टर को ले लीजिए, आप हमारे अस्पतालों की पोजीशन ले लीजिए, गर्ज मतलब है किसी भी सेक्टर को अगर हम लेंगे, हमारी हालत जितनी खराब है, वी नीड ए मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों से ये खबरें गश्त कर रही थी कि साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग जब पीडीपी से अलहदा हो गए, उसके बाद क्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नई पार्टी मर्ज वजूद में लाते हैं या किसी पार्टी में चले जाते हैं। हालांकि इस पर काफ़ी गुफ्तशनीद हुई, काफ़ी पॉलिटिकली काफ़ी जो है उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन बिलाखिर ये खबरें भी अब सामने आ गई हैं कि अब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हेड जो होंगे वो मुजफ्फर हुसैन बेग होंगे, और माना जा रहा है कि इस हवाले से मशावरत जारी है और बहुत जल्द सज्जाद गनी लोन की क़यादत में एक वफ्द मोहम्मद मुजफ्फर बेग के घर जाएंगे और वहां पर उन्हें यही कहा जाएगा कि वो पीपल्स पार्टी को हेड करे और इस पार्टी में शामिल हो जाए। इसी हवाले से आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से एक सवाल भी पूछा गया कि अब मुजफ्फर हुसैन बेग नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जितने चिराग उतनी रोशनी, और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्पेस सुकीज होने के हवाले से भी उनसे एक सवाल पूछा गया और उसमें उन्होंने यही कहा कि पॉलिटिकल स्पेस जो है उसको क्रिएट नहीं किया जाता बल्कि इसको ग्रैब करना पड़ता है, यानी हासिल करना पड़ता है। देखिए साहब, पॉलिटिकल स्पेस अगर कोई मुझे ये कहेगा कि इट इज गोइंग टू बी वेकेटेड फॉर समबडी, यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इन पॉलिटिक्स यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इट इज नॉट दैट कोई आपको वहीं से तैयार करके दे देगा, आपके मुंह में डालेगा। ये तो है नहीं नाशपाती ऊपर से आएगा और हम मुंह खोलेंगे। वी हैव टू ग्रैब दिस स्पेस, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वी आर द नेटिव्स ऑफ दिस प्लेस, बोथ द रीजन जम्मू एंड कश्मीर। वी हैव टू सी हमारे राइट्स कितने एडवर्स हालात में भी कितना हम प्रोटेक्ट कर सके अपने राइट्स को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पार्लियामेंटल की भी आने वाला है कश्मीर, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो रिकमेंड करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द अवामी सरकार कायम हो ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएं। नाज़रीन, पैंडेमिक के बाद जब जम्मू कश्मीर में स्कूल खोले गए और उसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी तक के जो स्कूल्स हैं उन्हें खोला गया था, लेकिन उसके बाद अब नर्सरी से 8वीं जमात तक के लिए भी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो ज़ेर तालीम हैं और वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी आ गया और इस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यही कहा जा रहा है कि जहां गाड़ी में 20 बच्चों को एकोमोडेट करने की स्पेस होती है, लेकिन वहीं पर SOPs की वायलेशन करते हुए इन गाड़ियों में ज़्यादा बच्चों को बिठाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि 50% ही जो गाड़ी में बच्चों की तादाद रहेगी। वहीं पर जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उनका मानना है कि उन्हें कई सारे इलाकों से मुख्तलिफ स्कूलों से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने भी अब वार्न किया है सभी इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को और प्राइवेट स्कूल्स को कि वो SOPs का ख्याल रखें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से सईद इरफान फाजिल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। बात अगर एजुकेशन को लेकर करे और साथ ही साथ स्कूलों को लेकर करे तो वादी कश्मीर में अब स्कूल जो है वो खुल गए हैं और बच्चे अपनी जो तालीम है वो अब स्कूलों में हासिल करने लगे हैं। और इस बीच अगर बात करें तो कोविड पैंडेमिक में
काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक जानिब अगर बात करें पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन और उसके बाद अब प्राइमरी डिपार्टमेंट को हैंडल करना स्कूल में बच्चों को लेकर काफी डिफिकल्ट है। इस बीच अगर बात करें तो कुछ शिकायतें लगातार मौसूल हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। एसओपी गाइडलाइंस ट्रांसपोर्टेशन में दिखाई नहीं देती है। जब इस बात को लेकर डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के कंसल्टेशन में लाया गया और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिस जारी की है खास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जिसमें बताया गया है कि स्कूल अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बच्चों के हवाले से एसओपी गाइडलाइंस फॉलो करने जरूरी है। क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए, जब बच्चा ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइज करता है और इस बीच अगर उसको खुदा ना खास्ता किसी के हाथ अगर कहीं कोविड का कोई इफेक्ट रहता है तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पिछली बारी भी स्कूल्स बंद हो गए, उसके साथ साथ जी हां सिचुएशन थोड़ा सा फिर बॉइलिंग होगी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब डायरेक्टर स्कूल ऑफ अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी की है खासतौर पर स्कूल अथॉरिटी को लेकर कि उसे मुकम्मल तौर पर एसओपी गाइडलाइंस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यूटिलाइज करने होंगे, जिसमें गैप जो है बच्चों को लेकर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और साथ में ड्राइवर साहिबान, कंडक्टर साहिबान या दीगर जो भी उस बस सर्विस के साथ जुड़े हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया गया इसको 2 बारी सैनिटाइज करना जरूरी है। यानी एक तो जब बच्चे सुबह आएंगे स्कूल और उसके बाद जब वो वापसी के तौर पर स्कूल से घर की ओर रवाना होंगे तो वहां पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बीच ये भी देखना होगा कि अब किस तरीके से खासतौर पर स्कूल अथॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मुकम्मल तौर पर अमल दखल करेगी और इसको बड़े सीरियसली इस नोट को लेगी, क्योंकि मामला यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक का है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और खासतौर पर बुनियादी ढांचे को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचा तालीम का सही न होने की वजह से इन स्कूलों में जो नताइज है वो बहुत कम आ रहा है। और इसी हवाले से आज अपर प्राइमरी स्कूल तापपुरा हंदवारा में भी लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ पर जो स्कूल एकोमोडेशन है वो बहुत कम है। जो स्कूल में 60 के करीब बच्चे हैं, जबकि सिर्फ 3 रूम्स पर मुश्तमिल एक कमरा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल के आंगन में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब बारिशें होती हैं या मौसम खराब होता है तो उसके बाद बच्चों को घर के लिए रुखसत कराया जाता है। तो इस तरह से मकामी लोगों का ये भी कहना है कि इस स्कूल के हवाले से उन्होंने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल इंतजामिया तक ये मामला उठाया, ताहम अभी तक भी उनकी जो फरियाद है उससे न सुना गया और ना ही इस मुश्किल को दूर किया गया है। स्कूल में जाए प्रॉब्लम अगर आज मौसम खराब तो छुट्टी जाए पे मास्टर 33 सब्जेक्ट एक क्लास में पढ़ना 6 क्लास नबर कन बिहत जाए करा अपील कि नो बिल्डिंग। सर, जैसे आपने खुद यहाँ पे जायजा लिया कि यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है ये 3 रूम बिल्डिंग है, तो एक तो हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे किचन में रूम ऑक्यूपाइड है, तो बाकी बचते हैं क्लासेस के लिए हमारे पास खाली 2 ही रूम्स बचते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हैं ये नर्सरी के लेके 8th तक है, अब ये 8-9 क्लासेस बन जाते हैं। तो जब भी हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हमने बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जब ये सनी वेदर होता है तो हम थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आपने जो देखा यहाँ पे ग्रेव यार्ड है, तो इसी में हम अपने 6 क्लासेस शिफ्ट करके वहाँ पे करवा देते हैं दिन में। लेकिन जो ही बारिश हो जाती है तो हमने तो सारे क्लासेस को एक ही रूम में वहाँ पे इन अ मेस लेना पड़ता है, तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम एजुकेशन इन अ प्रॉपर वे। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। जो ही यहाँ पे बारिश हो जाती है, जो ही यहाँ पे थोड़ी सी चिली कंडीशंस आ जाती हैं, तो इट इज वेरी मच हेक्टिक to teach the students in 2 rooms consisting of these 8 classes. So it is cumbersome process. How can we make this? So तो ये गवर्नमेंट से हम हायर अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कहीं पे यहाँ पे उनके पास इतनी लैंड अवेलेबल है, वो यहाँ लैंड परचेज कर सकते हैं इस चीज के लिए, ताकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बिल्डिंग बने तो स्टूडेंट्स वो बेनिफिट्स फिर अवेल करें, वो सफर ना हो जाएं। इधर पट्टन में भी मकामी लोगों ने कहा है कि पट्टन कस्बे में जितने भी स्कूली इमारतें हैं वो नाकाबिल इस्तेमाल है और उन्होंने भी स्कूल के बुनियादी ढांचे को लेकर एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी स्कूल तामीर किए गए हैं वो नाकाबिल इस्तेमाल है। मजीद मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये
हमारे इस गवर्नमेंट का काम है। जो इसमें पैसे लगे थे क्या पता गवर्नमेंट ने निकाला, लेकिन जब से बनी है तब से हमने देखा कि इसमें ना कोई बच्चा पढ़ाया गया है ना कुछ, या ऐसे ही खराब होती गई है। और यहाँ पे जो बाथरूम्स भी बनाए गए थे ये भी यूज़ नहीं हुए, ये भी ऐसे ही बनाए उसी टाइम पे बनाए गए थे, और ना भी ये भी यूज़ नहीं हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसका क्या करना है, ये यहीं पे ऐसे ही रखना है कि इसका आगे भी काम करना है। और हमारा जो ग्राउंड है वो तो ऊपर बना है, लेकिन हम अक्सर यहीं पे खेला करते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा, और ये हमारे बच्चों के लिए भी ग्राउंड है। या तो गवर्नमेंट इसको बना और तैयार करे या तो इसको उठाना है। और ये हमारा टैक्स है, टैक्स हमने जो भरा है वो ये हमारे टैक्स से बनाया गया है, और ये शायद गवर्नमेंट ने ज़ाया किया है क्योंकि ये आज से कई साल पहले बनाया गया है। इसमें कोई बच्चा आज तक पढ़ाया नहीं गया है, ना कुछ, ऐसे ही तोड़ फोड़ होती गई इस स्कूल की। और इन्वेस्टिगेशन भी करे कि ये ऐसे क्यों, ऐसे वीरान क्यों पड़ा है यहाँ पे, ये पैसे ज़ाया क्यों हो रहे हैं, ये ऐसे ज़ाया क्यों किए गए पैसे गवर्नमेंट ने। महकमा एजुकेशन की जहाँ पे भी बात आती है, अगर हम पटन के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे तो ऐसी बिल्डिंगें तामीर की गई है मगर अभी तो मुकम्मल ही नहीं हुए, तो इनकी खस्ता हाली हो चुकी है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से ये बिल्डिंगें यहाँ पे तामीर की गई थी और इन पे लाखों में खर्च किए गए थे, तो इनको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। और अगर हम यहाँ पे ये भी बात करें, शायद अभी हमने ये भी पता किया इस पे कि जो पैसे इस पे थे, यानी कि इसकी जो बिल थी वो बिल भी निकाली गई है, और अगर पैसे निकाले भी गए हैं तो अभी तक ये बिल्डिंगें यहाँ पे कंप्लीट क्यों नहीं की गई है। अगर पटन जोन की यहाँ पे बात, एक स्कूल ऐसे है जहाँ पे ऐसी बिल्डिंगें तामीर की गई है मगर तामीर तो वो मुकम्मल नहीं हो चुकी और उनकी खस्ता हाली हो चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे चाहिए, या यहाँ पे कंसर्न जो भी अथॉरिटीज है उनको चाहिए कि इस पे एक तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए ताकि ये पता चले कि अगर ये बिल्डिंगें यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई तो पैसे कैसे निकाले गए। और खास तौर पे अब यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि अब जो ये बिल्डिंग है ये यहाँ पे वबाली जान भी बन चुकी है, क्योंकि इनकी खस्ता हाली कभी भी यहाँ पे इसके जद में यहाँ पे कभी भी बच्चे आ सकते हैं। तो महकमा एजुकेशन को इस पे जल्द अज जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। उधर काटवारी मस्जिल के मकामी लोगों ने भी आज सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि उनका इलाका LOC के बिल्कुल नज़दीक है और सरकार ने, यानी जम्मू कश्मीर सरकार ने इस इलाके को फरामोश किया है। उनका कहना है कि इलाके में ना ही बिजली है और पानी की भी काफ़ी किल्लत है, और इसके साथ साथ स्कूल का जो बुनियादी ढांचा है वो भी इलाके में नहीं है। उनका मानना है कि कई बार उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से भी रुजू किया और उसके साथ साथ कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी गए, लेकिन अभी तक भी उनके मसाइल हल नहीं हुए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग जो इकट्ठे हो चुके हैं। ये इसलिए है कि ये अपना एजुकेशन जो यहाँ पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुमरियाल है और अपना CO साहब है, उन तक अपना आवाज़ पहुँचाने के लिए ये लोग खड़े हो चुके हैं। अगर कि हमारा यहाँ डिप्लॉयमेंट पर कुछ टीचर थे, वो 2008 में जो यहाँ हमारा हल्का कटवार के बेस पे लगे हुए हैं और यहाँ से तनख्वाह निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पर वो ड्यूटी नहीं देते। इसलिए हम इन अफसर तक अपना आवाज़ पहुँचा रहे हैं और हम इनसे ये कहते हैं कि उन्हें आपने पोस्ट पर वापस भेजो। आप अगर आप वापस नहीं भेज सकते हो तो आप इन कानूनों को क्यों लागू करता है। आप अगर इस पे अमल नहीं करते हो तो आप बार बार हमारा यहाँ पर कभी एक कानून बना देते हो, कभी दूसरा बनाते हो, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा कोई अमल नहीं होता है। ये हम अफसोस कर रहे हैं कि आप तो यहाँ पर कोई भी हुक्म जारी करता है लेकिन तुम्हारे हुक्म पर कोई भी अमल नहीं होता है, चाहे वो CO साहब का हो, चाहे वो यहाँ हमारा जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब का हो, इनके ऊपर अमल नहीं होता है। ऑल J&K पर्शियन स्कॉलर्स की जानब से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि फारसी जुबान के साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानब से नारवा या सौतली माँ का सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस जुबान के हवाले से न सिर्फ इसे यूनिवर्सिटी स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, बल्कि स्कूल स्तर पर भी पढ़ाया जाए, जिससे न सिर्फ वैकेंसीज पैदा होंगी और वो उसमें उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा, बल्कि इससे इस जुबान को जम्मू कश्मीर के अंदर भी फ़रोग दिया जा सकता है। हमारा मुख्तसर मसला ये है कि जो हमारी ये फ़ारसी ज़बान अदबियात है, इसको हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, जहाँ से इसको कहीं अगेंस्ट पोस्ट और दूसरी चीज़ों से एलिमिनेट किया गया है, वहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया जाए। और हम सैकड़ों ऐसे बेरोज़गार नौजवान हैं जिन्हें फ़ारसी और
عربی جیسے سبجیکٹس میں PhD نیٹ JRF اور فلاسفی جیسے سبجیکٹس میں نیٹ JRF کیا ہے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جب سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوگا کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ہائر سیکنڈریز میں، ان کو کام بھی ملے گا اور ہمارے ماحول کو اخلاقی چیزیں بھی ملیں گی، اخلاق بھی ملے گا۔ جموں کشمیر کی سرکار نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، بے شمار نئے کالجز جموں کشمیر میں ان کی تعمیرات کا کام جاری ہے، بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک باقی سب سبجیکٹوں کی انٹروڈکشن کا کام کیا جا رہا ہے، وہیں یہ پرشین زبان جو 600 سال تک ہندوستان بلکہ جموں کشمیر کی سرکاری زبان رہی، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی اسٹرانگلی الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور جموں کشمیر کی UT انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ صدیوں سے جموں کشمیر میں ہندوستان میں رائج رہی، اسی طرح سے اس کی قدر اس کو بحال کرتے ہوئے یہاں کے جتنے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان میں انٹروڈیوس کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔